नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही के बाद बचाव कार्य की जो युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। भारतीय वायुसेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात है पूरी तरह से। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन करके राहत कार्य के बारे में जानकारी ली है। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, इस बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ बात होगी कि सेना पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर प्रियंका गांधी के बाद अब शिवसेना UBT भी उतरी है राहुल गांधी के बचाव में, लेकिन मुखपत्र सामना में उसने सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना की है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की आलोचना, संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना, उन पर प्रहार करना विपक्ष के लिए न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है? इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, खास बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बात कर्नाटक की होगी, जहां उर्वरक संकट लगातार सरकार पर भारी पड़ता जा रहा है। यूरिया की कमी के कारण किसानों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो विपक्षी दल हैं बीजेपी और JDS, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ट्रंप के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि दुनिया भर में वो टैरिफ थोपने की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश के विषय में उनको जानकारी नहीं है। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। केंद्रीय सचिवालय के पहले आधुनिक भवन में होंगे गृह और विदेश मंत्रालय समेत अनेक विभागों के कामकाज। प्रशासनिक दक्षता, नवाचार की दिशा में ऐतिहासिक कदम। पीएम मोदी ने उत्तराखंड CM से फोन पर की बात। आपदा से उबरने के लिए हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रभावित इलाकों के दौरे पर CM धामी। धराली के बीच गांव में फंसे 200 लोगों के लिए रास्ता बनाने में जुटे जवान। बिहार SIR के विरोध में संसद में आज भी हंगामा। प्रक्रिया के अनुसार नहीं होने पर विपक्ष के 36 कार्य स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में खारिज। और हिमाचल प्रदेश के किन्नूर कैलाश यात्रा मार्ग पर 413 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश में 21 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित। बिहार में भी बाढ़ जैसे हालात। सेना पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने के सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर प्रियंका गांधी के बाद अब शिवसेना UBT उतरी राहुल के बचाव में। मुखपत्र सामना में की सुप्रीम कोर्ट की आलोचना। भाजपा ने कहा संवैधानिक संस्थाओं और अब सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला करने से नहीं चूक रहा विपक्ष। और कर्नाटक में उर्वरक संकट सरकार पर पड़ रहा है भारी। यूरिया की कमी को लेकर किसानों का बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी समेत विपक्ष ने लगाए सरकार पर कालाबाजारी और जमाखोरी न रोक पाने के आरोप। किसानों का राज्य भर में प्रदर्शन। पहले बीजेपी और अब JDS ने भी किया विरोध प्रदर्शन। तो सबसे पहले बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां उत्तरकाशी में मंगलवार को धराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना ने बड़े स्तर पर तबाही मचाई। इसके बाद राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी सक्रियता से राहत और चिकित्सा कार्यों में जुटा हुआ है। ITBP, NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए लगातार तैनात हैं, जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी के मौजूदा हालात की जानकारी ली और उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। CM धामी ने प्रधानमंत्री को बताया है कि भारी बारिश लगातार जारी है और सड़क संपर्क टूट जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है, लेकिन राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भारतीय वायुसेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार है। हालांकि मौसम खराब होने और अत्यधिक बारिश के कारण अभी तक ये उड़ान नहीं भर पाए हैं। आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 20 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। CM धामी ने धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है।
और उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत और बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की है। आपदा दलों ने हर्षिल के पास अस्थायी पुलिया तैयार की है ताकि लोगों को सुरक्षित पार करवाया जा सके, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। कल रात करीब 130 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। अब तक 5 लोगों के मृत्यु की पुष्टि की गई है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस जो पूरा क्राइसिस है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने इसके विषय में जो कार्य चल रहे हैं, जो रेस्क्यू हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दी। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है। और एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार ने राहत कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। देखिए, रास्ते तो जगह जगह पर काफ़ी ब्लॉकेज आया हुआ है और बीआरओ वगैरह जो है लगे हुए हैं उसको क्लियर करने में। हमारी 3 टीमें ऑलरेडी जो है उत्तरकाशी से काफ़ी आगे पहुंच चुकी हैं और फुट ट्रैक से भी जो है लोग हमारे ट्राई कर रहे हैं। बाकी 3 टीमें यहाँ पर अवेलेबल हैं हेलीपैड पे। वेदर कंडीशन अच्छी होती है तो वहाँ से भी बाकी टीम चली जाएंगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। उत्तराखंड में मौजूद है नीरज, आप लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ा संकट है। कैसे जो अभी भी लोग उसमें फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन है, क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, बिल्कुल निखिल, संकट बड़ा है और वो दृश्य भी देखे हैं कि किस तरीके से फ्लड आया और पूरे के पूरे धराली वाला जो इलाका है वो आपने देखा होगा कि वो पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। और ये वो इलाका है जो एक तरीके से हम कहें कि गंगोत्री जो लोग जाते हैं उनका एक बेस कैंप है, हर्षिल और धराली। और बड़ी संख्या में यहाँ पर गेस्ट हाउस भी हैं और होटल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और चूँकि सावन का आप देखें कि आखिरी सोमवार था, तीर्थयात्री भी जो आसपास वहाँ पर धराली और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद हो सकते हैं। अब कितने लोग मिसिंग हैं ये आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जो आधिकारिक जानकारी मिली है कि 8 जो स्थानीय लोग हैं उनका नहीं पता लग पा रहा है, 2 नेपाली मूल के लोग हैं उनका नहीं पता लग पा रहा है और सेना के 9 लोग लापता हैं। पहले 11 लोग निखिल लापता थे, लेकिन 2 लोग सुरक्षित मिल गए हैं और अभी भी 9 लोग सेना के लापता हैं जो हर्षिल में जो फ्लड की वजह से नुकसान हुआ। निश्चित तौर पर आपदा इतनी बड़ी है और रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि रोड कनेक्टिविटी अभी भी कई सारे इलाकों में बुरी तरीके से डैमेज है। खास तौर से उत्तरकाशी से और हर्षिल के बीच की अगर हम बात करें, 70 मीटर के करीब जो रोड है, पूरा का पूरा जो रोड है वो बह गया है। अब जो बीआरओ के लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई एक अस्थायी पुल बना दिया जाए ताकि रेस्क्यू के लिए जो बड़े बड़े वाहन हैं और बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं उनको वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचाया जा सके। एनडीआरएफ की जो सुदेश हैं उनकी बाइट आपने दिखाई, वो भी लगातार इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि जो मौसम है वो अगर थोड़ा ठीक होता है तो हेली के द्वारा वहाँ पर पहुँचे हैं। 2 बार कोशिशें की गई थी, दिन में मौसम जरूर ठीक हुआ, लेकिन दोनों बार ही हेली वापस आ गई, वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। और यही कारण है कि ये तमाम जो चुनौतियां हैं वो बनी हुई हैं। बिजली बहाली का जो काम है हर्षिल और धराली और उसके आसपास, वो भी जोर शोर से चल रहा है क्योंकि उस इलाके में जो बिजली है वो भी नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक जो बिजली का काम है, ख़ास तौर से लाइन का कनेक्शन हो या बिजली बहाली की बात हो, वो देर शाम तक हो जाए। कुल मिलाकर कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आज आईटीबीपी ने सुबह एक डेड बॉडी रिकवर की थी। कल तक 4 जो संख्या थी मृतकों की, अब 5 हो गई है और लगातार कोशिशें एसडीआरएफ और दूसरे आईटीबीपी और जो सेना के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आपदा बड़ी है, समय लगेगा और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां
जो बड़े बड़े इक्विपमेंट के साथ डॉग स्क्वाड की टीम और उनके साथ वहाँ पर रेस्क्यू करना चाहते हैं, वो अगर रोड कनेक्टिविटी दो बातें तो और जानना चाहेंगे उस दिशा में भी काम तेजी से हो। जी जी नीरज, दो बातें और जानना चाहेंगे। एक तो ये कि मौसम विभाग की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है, कब तक मौसम ठीक होगा, मौसम, क्योंकि मौसम बहुत बड़ी बाधा बन रहा है, आपने खुद बताया। दूसरा, ये जो रोड्स टूट गई हैं वो भी बड़ी बाधा है, किस तरह से उस संकट से निपटा जा रहा है, क्योंकि काम तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो किया ही जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इन दोनों संकटों से निपटने का काम लगातार चल रहा है, क्योंकि आप देखें कि जो बीआरओ है, जो खासतौर से उत्तरकाशी से हर्सिल के बीच में जो रोड कनेक्टिविटी जो बह गई है या डिस्टर्ब हो गई है, उसको बहाल करने के लिए एक अस्थायी जो पुल है वो बीआरओ बना रहा है। उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द वो पुल तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही आप देखें कि उत्तरकाशी के लिए दो रास्ते हैं निखिल। जब आप ऋषिकेश से जाते हैं तो एक रास्ता ऋषिकेश और श्रीनगर होते हुए वो उत्तरकाशी के लिए जाता है। तो ऋषिकेश से आगे भद्रकाली एक जगह है, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से वो जो रास्ता है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। इसके साथ साथ ही उत्तर ऋषिकेश से करीब 20-25 किलोमीटर आगे उत्तरकाशी की तरफ वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से रास्ता डैमेज हुआ है। एक रास्ता है जो देहरादून, मसूरी और धनौल्टी होते हुए उत्तरकाशी की तरफ जाता है, वो बीच बीच में जरूर लैंडस्लाइड की वजह से रुका है, लेकिन जल्दी ही उस रास्ते को बहाल कर लिया गया है। तो जो रेस्क्यू के जो लोग हैं उत्तरकाशी जो पहुंचना चाहते हैं वो इस रास्ते से तेजी के साथ जा रहे हैं, और बीआरओ का ये कहना है कि बहुत जल्द ही जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बहाल कर लिया जाएगा। जहाँ तक मौसम विभाग है उसका कहना है कि अभी भी आने वाले 2-3 दिन काफ़ी खतरा रह सकता है इन निचले इलाकों में, खासतौर से क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती है, लेकिन फिर दोबारा से बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां आ रही हैं। अगले 2-3 दिनों में मौसम इसी तरह के रहने की उम्मीद है निखिल। जी जी जी, निश्चित तौर पर आप नज़र बनाए रखिए, अपना भी ख्याल रखिएगा, और हम आपसे समय समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे। नीरज, बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी कि देशभक्ति पर सवाल तो विपक्ष में उबाल। राहुल गांधी के समर्थन में आखिर कौन कौन आया है, तो इस समर्थन में सवाल सुप्रीम कोर्ट पर क्यों उठाए जा रहे हैं। आएंगे एक ब्रेक के बाद। टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात होगी देशभक्ति पर सवाल तो विपक्ष में उबाल। राहुल गांधी अपने बड़बोले और अनर्गल बयानों के लिए जाने जाते हैं। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी उन्होंने भारत में लोकतंत्र और संविधान पर खतरे जैसे बयान वो देते रहे हैं, और इस पर जो सत्ता पक्ष है खासतौर पर वो सवाल उठाता रहा है। उसका कहना है कि राहुल गांधी के जो बयान हैं वो अनर्गल हैं और बड़बोले हैं। राहुल गांधी चीन द्वारा भारत की धरती पर कब्जे को लेकर बयान देते रहे हैं। अक्टूबर 2020 में राहुल गांधी ने कहा कि भारत के 1200 किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। 9 सितंबर 2022 को उन्होंने कहा कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है। फिर अप्रैल 2025 को संसद में कहा कि 4000 किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर रखा है, यानी कि वो इसका आंकड़ा लगातार बढ़ाते गए। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, या जो डोकलाम का जो विवाद था उस दौरान भी इस तरह के बयान आए उनके भारत जोड़ो यात्रा के समय पर। सुप्रीम कोर्ट ने चीन द्वारा भारतीय भूमि पर कथित कब्जे के राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाए। सवाल इस पर भी कि बीआरओ के एक रिटायर्ड अधिकारी ने कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट से संबंध खारिज न होने पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो कोर्ट ने पूछा कि इन दावों का आधार आखिर क्या है, और क्या कोई दस्तावेज राहुल गांधी के पास मौजूद है। क्या कोई भारतीय अपनी सेना और अपने देश के लिए ऐसी विकृत मानसिकता दिखा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। अदालत ने सेना से जुड़े मसलों पर सोशल मीडिया के बजाय संसद के पटल पर बात करने की नसीहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद
भाजपा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। संविधान खतरे में की बात करने वाली कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट के जजों पर हमला आया, और वो आया उनकी नेता प्रियंका गांधी की तरफ से। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जज तय नहीं करते कि सच्चा भारतीय कौन है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का काम है कि सरकार को चुनौती देने के लिए सवाल पूछना, लेकिन सवाल क्या और कैसे हो, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मामले पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत बड़ी नसीहत रही, ये बात रविशंकर प्रसाद ने कही। राहुल गांधी को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच अब जो खबर आई है कि शिवसेना यूबीटी ने खुलकर कांग्रेस सांसद का पक्ष लिया है, यानी राहुल गांधी का पक्ष लिया है। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि राहुल गांधी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हैरान करती है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में आरोप लगाया है कि देशभक्ति की परिभाषा का दुरुपयोग हो रहा है। शिवसेना यूबीटी ने सामना के संपादकीय में राहुल गांधी का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी का उल्लेख किया है। साथ ही पार्टी ने सवाल किया कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं या नहीं, यह अदालत के सामने कोई मुद्दा ही नहीं था। इसलिए राहुल गांधी कितने सच्चे भारतीय हैं या नहीं, इस पर अनावश्यक रूप से अपनी राय व्यक्त करके अदालत ने क्या हासिल किया। यानी कि अगर अदालत कोई ऑब्जर्वेशन देता है तो उस पर भी जो विपक्ष है उसको आपत्ति है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की हरकतों पर सवाल करने का अधिकार क्या सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है? दूसरों पर और अपने ही देश की सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने को राहुल गांधी और उनकी पार्टी समेत विपक्षी दल सवाल पूछने का अधिकार कैसे कह सकते हैं? यह सवाल भी उनसे पूछा जाएगा कि आप दूसरों को अपमानित करना, अपनी सेना पर अनर्गल टिप्पणी करना, बिना किसी जायज दस्तावेज के इस तरह के आरोप लगाना, यह आपका सवाल पूछना हुआ। जिस लाल किताब यानी संविधान को बताकर कांग्रेस बचाने निकली है, उसी संविधान के रक्षक न्यायालय ने उन पर प्रश्न किया तो क्या यह बाबा साहब का संविधान से उलट किसी और संविधान के अनुसार न्यायालय ने चर्चा और टिप्पणी की है? वो भी तो संविधान के तहत ही है। बड़बोलेपन से आगे बढ़े राहुल गांधी अब उनके बयान पर क्यों ऐसे बयानों पर उतर आए हैं? बार बार निकृष्ट, गलत और अमर्यादित बयान पर न्यायालय में माफी मांग चुके हैं। कैसे विश्वास हो जनता को अपने एलओपी पर, क्योंकि वो कोई ये पहला मुद्दा नहीं है जब उनके बयानों को लेकर के अदालत में उनको घेरने की कोशिश की गई है और उन पर उन्होंने एक बार माफी मांगी है, एक बार सजा हुई है और एक बार अदालत ने इस तरह की टिप्पणी दी है। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के बचाव में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। जस्टिस क्या तय करेंगे, ये कम से कम जो दूसरे लोग हैं वो नहीं तय कर सकते, क्योंकि वो भी संविधान के दायरे में। ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि कई बार राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी नसीहतें मिल चुकी हैं, लेकिन वे हैं कि मानते ही नहीं है। वो नसीहत समझेंगे तब ना। कोर्ट की ये टिप्पणी कि एक भारतीय को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे बड़ी और नसीहत क्या होगी श्रीमान राहुल गांधी के लिए। लेकिन पहली बात है क्या, याद करिए उन्होंने सावरकर को टिप्पणी की थी, कोर्ट ने कहा था महान आजादी के नेताओं पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। याद करिए उन्होंने क्या कहा था राफेल पर कि चौकीदार चोर को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, कंटेम्प्ट हुआ तो माफी मांगा। तो 3 बार तो इनका ये हाल है। अब फिर भी ये नहीं सीखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के आप नेता हैं, थोड़ा तो समझदारी दिखाइए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल लाल, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है लेकिन कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं, तो कांग्रेस का रुख रखेंगे। राहुल जी, बहुत स्वागत है। और अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी, अगर हम आपके साथ शुरू करना चाहें, और जिसको कहते हैं कि विषय प्रवर्तन या विषय प्रवेश, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप इस पर एक इंसाइट दें, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर ऐसा नहीं है कि ये केवल संवैधानिक संस्था या किसी चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का है। अब आज तो आपने डेवलपमेंट देखा कि सामना के जरिए शिवसेना यूबीटी भी इस पर उतर आई है, और सबसे खास बात है कि सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठाए जा रहे हैं। कितना जायज है ये? देखिए निखिल जी, मैं
यूबीटी के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूं, शिवसेना के बारे में, कि लॉयल देन द किंग। इन दिनों कांग्रेस पार्टी पर उनका बहुत प्रेम उमड़ रहा है, तो उस सामना को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उसके संपादक संभवतः संजय राउत हैं, और संजय राउत जी को राजनीति में कितनी गंभीरता से लिया जाता है ये सोचने की बात है। जो कोर्ट की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले ये भूल जाते हैं कि कोर्ट उन्हीं मसलों पर टिप्पणी या निर्णय करता है जो मसले उनके सामने आते हैं। वो इधर उधर की बात नहीं करते। उनके सामने जो याचिका थी, याचिका एक बिहार के लखनऊ के व्यक्ति ने दायर की थी, वो निचली अदालत गई, निचली अदालत से हाई कोर्ट में आई, और हाई कोर्ट ने कंफर्म किया। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी, तो उस बहस के बीच अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें कही, उन्होंने पूछा राहुल गांधी को इतना डेफिनेटिव कैसे पता है कि 2000 वर्ग किलोमीटर में चाइना घुस आया है जी। तो उसका उत्तर वो नहीं दे पाए। उन्होंने कहा क्या बाहर के क्या नेता विपक्ष अब अपनी बात कह भी नहीं सकता है? तो उन्होंने कहा कि अगर एक सही भारतीय, सच्चा भारतीय होगा तो वो अपनी बात इस तरह से नहीं कहेगा, वो संसद में कहेगा। अब संसद में इस तरह की बात नहीं हो सकती इतना स्पेसिफिक। वो इसलिए नहीं हो सकती कि संसद में कोई दूसरा सदस्य अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता है तो राहुल गांधी को अपने बयान को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, जो ऑथेंटिकेशन की छूट सोशल मीडिया पर डाले गए बयानों में मिलती है। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं निखिल जी, जितने भी राहुल गांधी के समर्थक हैं और जितने उनकी बहन भी कह रही है कि वो तय नहीं करेगा, या अभिषेक मनु सिंघवी बहुत बड़े वकील हैं, बहुत काबिल माने जाते हैं भी, तो उन सब को अगर इस टिप्पणी को एक्सपंज कराना है तो उनके पास एक कानूनी विकल्प उपलब्ध है। वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कह सकते हैं कि आपने अपने ब्रीफ का को इंक्रोच किया है, आप अपने उसका अतिक्रमण कर रहे हैं अपने अधिकारों का, आप उन अधिकारों को अपने दायरे में रहकर आप टिप्पणी करिए और इस टिप्पणी को हटाइए। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण जुडिशियरी में है जहां जुडिशियरी की टिप्पणी को हटाने के लिए जो लोग होते हैं, जिनको पीड़ित पक्ष कह सकते हैं, वो उन अदालत के सामने गए और अपनी याचिका दायर की और अदालत ने उनको सुनी और कई केसेस में इन टिप्पणियों को विड्रॉ भी किया गया। लेकिन अब मामला ये है कि इसको राजनीतिक बनाना है, राहुल गांधी को विक्टिम कार्ड खेलना है। सही कहा अभी रविशंकर जी ने, और रविशंकर जी ने तीन केस गिनाए, एक केस भूल गए। वो पेगासस का मुद्दा को याद करिए, पेगासस में क्या हुआ था, कितने तरह के आरोप सरकार पर और जो हमारी एजेंसी थी उस पे लगाए गए थे। तो अगर, और जब मोबाइल मांगा गया तो बस 3, 4, 5 आदमियों ने, बल्कि टू बी प्रिसाइज 6 आदमियों ने अपना मोबाइल जमा कराया। 30 जुलाई को फिर उसकी भी सुनवाई होनी है जी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी इस मुद्दे को, अब इतना ही था तो आज चाईबासा में जाके क्यों पेश हो गए? वहां भी नहीं जाते। अदालत अगर कुछ कर ही नहीं सकती इस देश में, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसी बातें करेगा और उनके समर्थक ऐसी बातें करेगा, ये ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ ये भी कहना आवश्यक है निखिल जी, कि जो लोग सच्चे भारतीय का इक्वेशन देशद्रोही से कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी कुछ भी हो सकते हैं, देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। देशद्रोही थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ट्रिजन का आरोप किसी भी व्यक्ति पर, मुझे लगता है कि कोई भी नेता अपने देश के खिलाफ, मतलब देशद्रोही नहीं हो सकता। तो राजनीति करिए, पर अतिशयोक्ति से, अतिरंजना से, इससे बच के राजनीति करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर प्रियंका जी जो सवाल उठा रही है, वो तो कर रही है जजमेंट, डिसीजन। अरे आप भी सांसद हैं, आपने इतना लंबा विरासत देखा, ये कोई डिसीजन थोड़ी दे दिया है कि राहुल गांधी भारतीय नहीं है या सच्चे भारतीय नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन है और सुप्रीम कोर्ट ऐसी ऑब्जर्वेशंस करते रहते हैं। जब सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तब तो आप लोगों को बहुत मजा आता है, बहुत ढोल पीटते हैं कि आप सरकार को लताड़ लगाई, फटकार लगाई, तमाम तरह के बयानबाजियां होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि राहुल गांधी ने अपने ब्रीफ का, अपने अधिकारों का, अपने जो, और ये अभिव्यक्ति की आजादी से मामला जुड़ा हुआ नहीं है, 19A 19B दोनों में वहां एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है अभिव्यक्ति की आजादी पर। तो कोर्ट के सामने सारी चीजें उपस्थित होती हैं और कोर्ट उन्हीं उपस्थित साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर अपनी बात रखता है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अदालत ने कहा कि जो टिप्पणियां LOP करते हैं उनको थोड़ा गंभीर होना चाहिए।
तो ये एक नसीहत भी थी इसमें कि आप थोड़ा गंभीरता दिखाइए, अदरवाइज लोग इस तरह के प्रश्न आपके ऊपर उठाएंगे जो कि अदालत ने उठाए। तो इस पर इतना हंगामा क्यों है बरपा राहुल लाल जी कि सुप्रीम कोर्ट पर ही अब टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी हो रही है? कम से कम कुछ तो लिहाज रखें। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा अभी भी रिफ्रेन बरतना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं पर, न्यायपालिका पर? निखिल जी देखिए, न्यायपालिका का तो कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग हैं, सब लोग पूरा का पूरा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देखिए अभी यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1A में है। और मैं अनंत विजय जी के इस बात से सहमत हूँ कि अनुच्छेद 19(2) उसमें जो है उससे अभिव्यक्ति की आजादी पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, एक प्रतिबंध नहीं 8 प्रतिबंध है संविधान में, तो वो प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। लेकिन अब उसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टिप्पणी कर रही है तो उसकी आलोचना नहीं हो सकती। और खुद जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी व्यवस्था बनी हुई है, ये तो देखिए और ऑब्जर्वेशन भी ऑरल ऑब्जर्वेशन है, मौखिक टिप्पणी थी, बिल्कुल सहमत है कि कोई आदेश या वैसी वस्तु स्थिति नहीं थी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश भी करता है तो आप देखिए कि वो सिंगल बेंच के फैसले डबल बेंच में जाते हैं, डबल बेंच के मामला भी है तो फिर से पुनर्विचार तो वही बात तो अभी आनंद विजय जी ने उठाई है। वो कह रहे हैं कि आप अदालत चले जाइए अगर आपको लगता है कि ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है तो, इस तरह की बयानबाजी करने के बजाय। निखिल जी पार्टी के लिए वो तमाम रास्ते कांग्रेस पार्टी के लिए खुले हुए हैं, लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है देखिए भारत में, लेकिन जो सवाल में एक चीज थोड़ा सा जोड़ दूं, अपने जवाब में ये भी दीजिएगा कि जो सवाल आपने अभी उठाया और जो आनंद विजय जी ने उठाया कि भाई आप किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आपके लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपका अधिकार है, लेकिन आप दूसरों पर अनर्गल टिप्पणी करें, उसको अपमानित करें, वो तो कम से कम आपके बस में नहीं होना चाहिए, उस पर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए ना। यही तो अदालत कह रहा है। निखिल जी देखिए, अदालत जो चीजें कह रहा है कि अब अदालत कह रहा है कि आप 2000 देखिए ये पहला तो ये बयान कब का है, दिसंबर 2022 का बयान है। और जो तमाम चीजें कि 2000 वर्ग किलोमीटर है या फिर कितना है, देखिए नेता प्रतिपक्ष हम लोगों को समझना पड़ेगा निखिल जी कि हम लोग संसदीय लोकतंत्र में हैं। संसदीय लोकतंत्र में एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उसी तरह से जो नेता प्रतिपक्ष है वो एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर के दर्जे में। तो अब अगर उनके पास कोई एजेंसी नहीं है, उनके पास अब या तो फिर आप नेता प्रतिपक्ष को ले जाइए, भारत चीन तिब्बत वाले सीमा पे ले जाइए उनको, जो है कि लद्दाख के सीमा पे ले जाइए उनको, अरुणाचल प्रदेश ले जाइए उन्हें, जो कि वो बिल्कुल वास्तविक स्थिति देखेंगे। जो मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो तमाम सूचनाएं आ रही हैं, नेता प्रतिपक्ष उसी के आधार पर बयान देंगे। उनसे पूछा गया था कि ये बयान आपको जानकारी कहां से मिली, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। और वो कभी उन्होंने एक बात ये भी तो सुनिए कि वो कभी बताते हैं कि 1200 किलोमीटर कब्जा किया है, कभी कहते हैं कि 4000, कभी 2000, तो उस पर भी तो वो फर्म नहीं है। यानी कि आपको जिस चीज पर जानकारी नहीं है उस पर आप पता लगाने के लिए आप इस तरह के अनर्गल बयान देंगे और उस पर यह भी कहेंगे कि भारतीय सेना की पिटाई हो रही है। निखिल जी एक सेकंड देखिए, वो 4000 वर्ग किलोमीटर है कि 2000 है कि कितना है, देखिए इस चीज को लेके लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, पूर्व सांसद थे तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश से, 2019 में उन्होंने सदन के भीतर बयान दिया था। सोनम वांगचुक जी दिल्ली आए थे प्रदर्शन करने के लिए, उनके बयान है। तो ऐसा नहीं है, लेके जो आरक्षी अधीक्षक है वहां पे महानिदेशकों का सम्मेलन हुआ था, उन्होंने वहां पे स्पष्ट सरकार ने सदन में खड़े होकर गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने बार बार बयान दिया है कि 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं हुई है। क्या ये काफी नहीं है कहने के लिए? आप सोशल मीडिया पर जाकर कहेंगे, मैं ठीक है, लेकिन आप सोशल मीडिया पर जाकर कहेंगे कि चीन के लोग, चीनी सेना भारतीय सेना की पिटाई कर रही है, ये आपके मौलिक अधिकार हैं कि आप भारतीय सेना पर बयान दें। ठीक है, आपके पास आएंगे दोबारा, ठीक है। हाँ। नेता प्रतिपक्ष सदन के भीतर बयान दें कि वो पब्लिक स्पेस पे बयान दे, वो जो है कि सोशल मीडिया में बयान दे, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष को क्या कोई गाइड कर सकता है? ठीक है, आपकी बात आ गई, आप कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष भारतीय सेना को अपमानित करने वाला बयान कहीं भी दे सकते हैं। आप ये कह रहे हैं उनके पास राइट है। भारतीय सेना पे उन्होंने अपना बयान दिया ही नहीं है उस रूप में। भाई और क्या होता है, अपमान कैसे समझते हैं आप बताइए? ये अगर ये अपमानित करने वाला बयान नहीं है? अगर ये कहा जा रहा है कि चीन जो है भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ये फैक्ट भी है कि नहीं? उन्होंने इसको क्रॉस चेक किया? निखिल जी इस पूरे मामले पे सदन के भीतर, संसद के भीतर भी, चूंकि मैंने पहले बोला दिसंबर 2022 का बयान है, और इस पूरे मामले को लेकर सदन के भीतर हल्ला हंगामा हो चुका है। माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां पे बयान भी दिया था इसको लेकर, और उनका बयान क्या था विदेश मंत्री का कि तो वही मामला तो आया सुप्रीम कोर्ट में, वही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है दरअसल,
और उस पर उसी पर ये सारा बवाल है। ये कहना कि 2022 का मामला है और 2022 के बाद क्या उन्होंने इस तरह के बयान नहीं दिए हैं। मैं आता हूं आपके पास, धनंजय गिरी जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी की दरअसल ये एक आदत हो चुकी है, क्योंकि और ये आदत सिर्फ राहुल गांधी में नहीं है, अब ये धीरे धीरे भारतीय राजनीति के बहुत सारे नेताओं में आ रही है कि कोई आपके पास फैक्ट ना हो फिर भी आप कुछ कह दें, आप एक जिसको कहते हैं कि सुरसुरी छोड़ दें मार्केट में, सोशल मीडिया पर, और उसके बाद जो सरकार है या जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो उसको गलत प्रूव करता हुआ घूमता रहे। निखिल जी, लंका विजय के बाद भगवान राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरियसी। लेकिन जननी और जन्मभूमि दोनों से कितना जुड़ाव है, जननी कहां से है और जन्मभूमि कितना है और जन्मभूमि के प्रति अनुराग और प्रेम कितना है, ये समझने वाली बात है और ये चीजें सामने आ रही है। एक्सीडेंटल हिंदू परिवार में जन्मे और 5 पीढ़ियों से एक पार्टी एक परिवार की पांवपोंछ बनी हुई है और कांग्रेस को सिर्फ चेहरा चाहिए, चरित्र नहीं चाहिए। राहुल गांधी आज हैबिचुअल ऑफेंडर बन चुके हैं, लगातार बेल पर हैं और देश की अमानत में खयानत करने के कारण जिस कोर्ट न्यायालय से बेल पर हैं, जो जमानत पर चल रहे हैं, लोकतंत्र में जो जमानत पर चल रहे हैं जिस न्यायालय से, उसी न्यायालय के जिसने जो कहा उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं में कभी भरोसा नहीं रहा और मुझे कमाल लग रहा है सुन करके एक आपका प्रवक्ता जो हमारे को पैनलिस्ट बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी को लेकर चलिए, तो भाई उन्होंने सेना के 100 पे सवाल उठाया, तो क्या उनको लेकर के चला जाए वहां बमबार्डिंग करने के लिए? क्या उनको लेके चला जाए एयरक्राफ्ट स्ट्राइक करने के लिए? क्या उनको उसमें ब्रह्मोस से बांध के ले चला जाए या रॉकेट में बैठा के ले चला जाए या उस तमाम तरह के आर्म्स एंड इन्वेशन में लेके चला जाए? क्या बचकाना और वाहियात बातें इस देश लोकतंत्र में की जा रही है और किसी को भी अधिकार नहीं है कि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता और भारत की जमीन और भारत के विषय पर किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है इस तरह की बात करना। और न्यायालय को ऐसा कमेंट करने की नौबत आई ही क्यों? क्योंकि लगातार आपने, चूंकि आपने जो न्यायालय पर सवाल उठाया जा रहा है, इस पर मैं चाहता हूं आपका कमेंट, क्योंकि अब इससे एक कदम आगे बढ़ के बार बार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का तो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, वो कैसे कह सकते हैं? भाई देखिए, ये तो आदत रही है ना पारिवारिक। इंदिरा गांधी ने जस्टिस HR खन्ना जैसे ईमानदार जज को सीनियर होने के बाद मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ जजमेंट दिया था। कांग्रेस का ये मानना है कि भाई जुडिशियरी हो, लोकतंत्र हो, ये सब हमारे लिए है, हम इसके लिए नहीं है, हम देश के लिए अकाउंटेबल नहीं है। देश की सारी संस्थाएं, सारा संविधान, सारा कानून जब भी जरूरत पड़े, चाहे 99 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, ये देश हमारे लिए भोग की भूमि है, कोई त्याग, तपस्या, अर्पण, तर्पण, समर्पण के लिए नहीं है। ये हमारी खानदानी, जिस तरह से चर्चिल को ड्रॉप कर दिया। भाई साहब, मैं आपके पीछे बोला था क्या? ठीक है, राहुल लाल जी का सवाल ले लीजिए। धनंजय जी ठीक ही पूछ रहे हैं वो आपसे। राहुल लाल जी का सवाल ले लीजिए। राहुल लाल जी सवाल पूछ लीजिए एक लाइन में, वो जवाब देंगे। एक ही लाइन में कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष का सवाल पूछना कब से खराब हो गया? ठीक है, जवाब दीजिए धनंजय जी। ठीक है, आगे सवाल आपका। गंगोपाध्याय कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ गए, पश्चिम बंगाल का चुनाव, याद ही होगा इन्हें जो है। ठीक है, अब तो जवाब ले लीजिए जी धनंजय जी। जस्टिस बहरुल इस्लाम, उन्होंने तो जज से छोड़ा और राज्यसभा आ गए और राज्यसभा छोड़ा, फिर वापस चीफ जस्टिस बन गए। तो जस्टिस बहरुल इस्लाम के बारे में आप कितना जानते हैं? और उसके बाद MS गिल ने आप, भाई साहब बीच में मत बोलो यार, आपकी बात पर सवाल किया था। ये राहुल गांधी और राहुल लाल एक जैसी हरकतें करते हैं, नाम का असर इतना ज्यादा होना ठीक नहीं है। एक जैसी हरकतें मत करिए, बचकानी हरकतें मत करिए। आपने देखिए, आपने जितनी देर बोला मैंने नहीं बोला, ये बदतमीजी है भाई। आप सवाल करके जवाब लीजिए। राहुल लाल जी, अब जवाब, आपसे सवाल पूछने का अधिकार मैंने दिया कि आप उनको रोक कर मैंने कहा कि आपका सवाल ले लें, अब वो जवाब दे रहे हैं तो सुन लीजिए। भाई मैं कोई कमजोर विद्यार्थी राहुल गांधी नहीं, आप मुझे 15 बार समझाएंगे तो मैं समझूंगा, मैं एक बार में समझ गया। आपने जस्टिस की बात की, मैंने जस्टिस बहरुल इस्लाम को बताया, उन्होंने न्यायालय छोड़ा, फिर राज्यसभा में आए, फिर वापस चले गए, चीफ जस्टिस बन गए। ये संवैधानिक था। और कोई व्यक्ति पद से इस्तीफा देके कोई रजमी तो गलत था। MS गिल लगातार 2 बार राज्यसभा रहे, सांसद बन गए और उसके बाद मंत्री बन गए, वो ठीक था। उसमें न्यायपालिका एकदम चुनाव एकदम ठीक काम करता था। भाई ये तो गजब की बात है। हाईकोर्ट के जज बनने वाले नहीं, इस तरह का देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो अनंत काल तक लगते रहेंगे। अनंत विजय जी के पास में आता हूँ। अनंत नहीं, इस तरह के आरोप तो लगते रहेंगे कि देखिए वो यहाँ चले गए, वो वहां चले गए। इससे कम से कम जो मूल सवाल है,
राहुल लाल जी, जो मूल सवाल है कि इसकी वजह से आप बार बार सुप्रीम कोर्ट पर, संवैधानिक संस्थाओं पर आपको अधिकार उठाने का राइट नहीं मिल जाता। दरअसल बार बार यही कहा जा रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि जो उनको सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा, संविधान सरकार सवाल पूछने का क्या राइट नहीं है? राइट है, लेकिन आप अपनी नाक वहां मत घुसाइए जहां दूसरों का अधिकार क्षेत्र शुरू होता है। आप वहां पर मत कहिए जहां पर आप सेना को अपमानित करते हो और आपके पास कोई आंकड़ा नहीं, कोई फैक्ट नहीं, उसके बावजूद आप इस तरह की बात करेंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा। अनंत विजय जी, आपके पास आता हूं, ये समझना चाह रहा हूं इसमें राजनीति असल क्या है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है? ये जो इस तरह के सवाल बार बार सेना के ऊपर खड़े करना, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर खड़े करना राहुल गांधी का, शॉर्ट में दीजिएगा। इसमें सिर्फ एक ही राजनीति है, भ्रम का वातावरण देश में बनाना जिससे जनता कंफ्यूज हो। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है उनके। आप श्रीमान राहुल गांधी के सारे बयानों को देखेंगे अगर निखिल जी, तो सिर्फ और सिर्फ भ्रम का वातावरण बनाने का प्रयास होता है और कुछ नहीं होता, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो, चाहे संवैधानिक पद हो। अब SIR को लेके इतना हंगामा हो रहा है, लेकिन किसी ने क्या बिहार में जरा पता करिए, मुझे लगता है कि परसों तक तो मैंने पता किया था, परसों तक किसी राजनीतिक दल ने जितना शोर मचा रहे हैं कि इतने वोट कट गए, इतना ये हुआ, किसी ने औपचारिक रूप से वहां अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। तो अब ये भी तो अलग बात है ना कि आप संवैधानिक संस्थाओं के सम्मुख जाके अपनी बात नहीं कहेंगे। अब संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर निरंतर सवाल उठा रहे हैं। 19 जून को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब दे दिया था, लेकिन वो चिट्ठी कहीं सामने नहीं आई। आखिरकार जब उन्होंने चुनाव आयोग पर बहुत ज्यादा प्रहार किए तो अगस्त में आके चुनाव आयोग को वो पत्र जारी करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल, अभी एक पॉडकास्ट किया था जिसमें कपिल दिल से नाम है उसका, उसमें कपिल सिब्बल, सागरिका घोष और गौरव गोगोई और एक और कोई वही संजय राउत बैठे थे। इस तरह की बातें हो रही है, सिर्फ भ्रम, सिर्फ भ्रामक। उनमें एक बयान इतना आपत्तिजनक है निखिल जी, एक नेता उसमें से कहता है कि पहलगांव में जो, पहले तो कपिल सिब्बल पहलगांव को आतंकी वारदात या आतंकी हमला नहीं मानते हुए कहते हैं ये एक हादसा था, अपने इंट्रो में बार बार हादसा बोलते हैं। उसके बाद उसी कपिल सिब्बल के शो में ये कहा जाता है कि जाति पूछकर वहां हत्या नहीं की गई, धर्म पूछकर हत्या नहीं की गई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वही कपिल सिब्बल को जब राहुल गांधी एक सम्मेलन में कहते हैं कि वो हमारे मेंटोर है, अभिषेक हमारे मेंटोर है, तब वो पूरी पिक्चर नजर आती है आपको कि किसके तार कहां से जुड़े, कौन कब बयान देगा और किस प्रकार से चौतरफा देश में भ्रम का वातावरण बनाया जाएगा। राहुल लाल आपके पास ही आ रहे हैं, उनको खत्म कर लेने दीजिए जी। राहुल जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, माना आप कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन इस तरह से बीच में मुझे भी यही लगता है कि आप कांग्रेस प्रवक्ता ना होने का जो आपका वो आप छोड़ सकते हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, कम से कम किसी बात पे सहमत भी हो सकते हैं। राहुल जी, आपने देखा जी, मैंने केवल ये चीज कहा, मैं आ रहा हूं आपके पास, धनंजय जी आ रहा हूं, इनको फिनिश करने इस कंडीशन पे कि बीच में नहीं फालतू बोलो। हाँ, ये बीच में नहीं, राहुल जी आप बीच में मत बोलिएगा भाई, आपको पहले मौका दे रहे हो, आप उनके साथ बीच में नहीं बोलिएगा। नहीं बोलेंगे, कह रहे नहीं बोलेंगे, चलिए। हाँ ठीक, उन्होंने कह दिया नहीं बोलेंगे। अरे सभी के सामने दर्शक भी देख रहे हैं, नहीं बोलेंगे। राहुल जी जल्दी से अपनी बात खत्म करिए जी। मैं केवल यही कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल जी वर्तमान में कांग्रेस के नहीं है, स्वतंत्र रूप से सांसद है राज्यसभा के समाजवादी पार्टी के समर्थन से, लेकिन वो मेंबर समाजवादी पार्टी के भी नहीं है। तो उनके जो तकनीकी स्थिति है, मैंने केवल उससे स्पष्ट किया कि कपिल सिब्बल जी को लेकर अनंत चर्चा कर रहे थे। राहुल जी, ये तकनीकी स्थिति कोई आपने मेटाफिजिक्स का ज्ञान नहीं दिया या कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, ये सार्वजनिक जीवन में उपलब्ध है। ये तकनीकी स्थिति से क्या फर्क पड़ता है राहुल लाल जी? वो कांग्रेस में हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल हमारे मेंटोर हैं, उसके बाद बचता क्या है? और किस तरह के बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने कहा, मैं इस मुद्दे को वहां तक नहीं ले जाना चाह रहा राहुल लाल जी, कि वो कह रहे हैं कि पहलगाम में जाति पूछकर, धर्म पूछकर हत्या नहीं की गई, धर्म पूछकर हत्या नहीं की गई और वो हादसा था। मैं उसको वहां डिबेट को नहीं ले जाना चाह रहा। धनंजय गिरी के पास जाऊंगा, मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। सुनिए तो, समय समाप्त हो चुका है। धनंजय गिरी का आखिरी कमेंट्स। धनंजय जी, कैसे देखते हैं इन सारी घटनाओं को और कैसे निपटेंगे इन चीजों से? देखिए, जो अनंत विजय जी ने बात कही कि अगर आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चल क्या रहा है। देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस का कटा हाथ हर देश विरोधी के साथ और हर देश विरोधी कांग्रेस के कटे हाथ के साथ कैसे है? जैसे टेक्निकली राहुल भी तो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर छाते ऐसे पीट रहे हैं जैसे कि राहुल कांग्रेस ही उतना नहीं पीट पाएगा। तो ये तकनीकी मामला नहीं है, वैचारिक मामला है। वैचारिक रूप से भारत के वो खंड करने में, विखंडित करने में कांग्रेस ने जो पहले धर्म के नाम पर बांटा और ये जो सारी शक्तियां एकत्रित हैं,
इनको अब इन कड़ियों को जोड़ करके समझ में आता है कि फैक्ट क्या है, एक्चुअल बात क्या है, और क्यों हर जो देश विरोधी गतिविधियां हो रही है उसमें कांग्रेस ही कहीं ना कहीं शामिल है। तो वैचारिक रूप से ही शामिल है ना, तकनीकी रूप से तो कोई नहीं दिख रहा है, तकनीकी रूप से ये भी नहीं दिख रहा है। तब यासिर गिलानी अब आता है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर जाता है। तकनीकी रूप से कांग्रेस जितने आतंकवादी संगठन है, तकनीकी रूप से 26/11 हो जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की सरकार कहती है कि मोस्ट फेवर का नेशन का दर्जा पाकिस्तान को बना रहेगा। तकनीकी रूप से तो पीएलए के साथ राहुल गांधी एग्रीमेंट साइन करते हैं और राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा चला आता है। लेकिन वैचारिक रूप से क्या है, चाइना का इतना चंदा लेने के नाम पर छाती क्यों पीटी जा रही है? वो कौन लोग हैं जो इसको आग में घी का काम कर रहे हैं? आज चर्चा को यही वैचारिक ताकत दे रहे। आपने बहुत सारे प्रश्न उठा दिए हैं। मुझे लगता है कि ये इसको फूड फॉर थॉट रखते हैं। सुनिए राहुल जी इसको फूड फॉर थॉट रखते हैं, जनता के ऊपर छोड़ते हैं। उन्होंने आपकी चर्चा बहुत ध्यान से सुनी। आज मेरे पास समय बस इतना ही है। अनंत विजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल लाल जी आपका और धनंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो देखेंगे कि कर्नाटक में यूरिया संकट सरकार के गले की फांस बना। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी कर्नाटक की, कर्नाटक के यूरिया संकट की। सड़कों पर उतरे हैं किसान। कर्नाटक में उर्वरक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में यूरिया की कमी के कारण किसानों का बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। जिलों में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। जो वहां की सरकार है, सिद्धारमैया की सरकार, वो केंद्र के ऊपर इस पूरे मुद्दे को डालना चाहती है, जबकि बीजेपी और जेडीएस ने साफ किया है कि ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कर्नाटक जेडीएस ने राज्य सरकार के खिलाफ बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आज प्रदर्शन किया है। कई मुद्दों को लेकर जेडीएस ने यहां विरोध दर्ज कराया है। खाद की कमी, कालाबाजारी और खाद की बिक्री में कालाबाजारी, ग्रेटर बेंगलुरु के ए खाता और बी खाता फार्म की भी बात की है और किसानों को मुआवजा देने में सरकार की विफलताओं जैसे मुद्दों पर आज जेडीएस ने प्रदर्शन किया है। इन सभी मुद्दों को लेकर जेडीएस ने कृषि मंत्री का जो पुतला है वो दहन किया है। इसके साथ ही साथ खाद की कमी के मुद्दे पर भाजपा पहले ही राज्यव्यापी प्रदर्शन कर चुकी है। इसके साथ ही ए खाता, बी खाता और ग्रेटर बेंगलुरु के मुद्दों पर भी उसने लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। कर्नाटक के किसान जो खरीफ सत्र के दौरान बीज बोने में गंभीर देरी का सामना कर रहे हैं, तात्कालिक कार्रवाई और उर्वरक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कालाबाजारी और जमाखोरी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। जिलों में प्रदर्शन हुआ है। इसमें किसान बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं, उनकी भागीदारी है। आरोप लगाया जा रहा है कि सिद्धारमैया सरकार ने 2.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया जमा कर लिया है, जिसे काले बाजार में बेचा जा रहा है। बीजेपी राज्य किसान मोर्चा के अध्यक्ष AS नादाहल्ली ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने 12.95 लाख मीट्रिक टन यूरिया में से 11.17 लाख मीट्रिक टन यूरिया पहले ही आपूर्ति कर दिया है। जुलाई में केंद्र ने 8.73 लाख मीट्रिक टन यूरिया दे दिया था, जिसमें से 7.73 लाख मीट्रिक टन पहले ही बेचा जा चुका है। लेकिन सरकारी आउटलेट्स ने स्टॉक नहीं है का बोर्ड चस्पा कर दिया, बोर्ड लगा दिया, जिससे किसान काले बाजार से यूरिया खरीदने के लिए मजबूर हो गए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ी हुई हैं। उनसे जानेंगे, इस खबर पर बात करेंगे। ज्योति, ये जो समस्या है ये कितनी गहरी, कितनी गंभीर, क्योंकि जो राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं, जेडीएस का आज प्रदर्शन रहा, लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, उससे अधिक किसान परेशान है और खुद भी वो जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? निखिल जी, जैसे आपने कहा, ये यूरिया फर्टिलाइजर की शॉर्टेज की एक मामला है, मुद्दा है, किसानों के लिए बहुत भारी पड़ चुका है। बहुत 2-3 महीनों से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है। आज अगर प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो
जेडीएस सरकार के खिलाफ आज प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। और जैसे कि राज्य सरकार जो यूरिया फर्टिलाइजर शॉर्टेज को मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पे निशाना कर रहे हैं। राज्य सरकार की कहना है कि उनका डिमांड था 6.80 लाख मेट्रिक टन अगर हम आंकड़ा देखें तो, और 5.16 लाख मेट्रिक टन का सप्लाई हुआ है सेंटर से। शॉर्टेज यहाँ पे 1.64 लाख मेट्रिक टन का शॉर्टेज है। लेकिन केंद्र सरकार इसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि कुल उपलब्धता 8.7 लाख मेट्रिक टन पहले ही था, मतलब जैसे राज्य सरकार की डिमांड था उससे ज़्यादा हमने सप्लाई कर चुके हैं। जैसे आपने पूछा कि किसानों के लिए बहुत परेशानी की बात हुआ है, इस साल बारिश भी बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए वहाँ पे क्रॉप यील्डिंग सब अच्छे तरीके से हो रहा था। किसानों ने उसके लिए उत्सुक होकर वहाँ पे क्रॉप यील्डिंग करने के लिए जा रहे थे। लेकिन फर्टिलाइजर का शॉर्टेज होने की एक वहाँ पे दावा किया है किसानों ने। एक मैं इंसिडेंट की एग्जांपल देती हूँ। कोप्पला में वहाँ पे 700 से 800 किसानों ने वहाँ पे फर्टिलाइजर के लिए वहाँ पे क्यों में थे, लेकिन वहाँ पे 200 से 300 केजी बैग्स ही अवेलेबल था। मतलब कितना डिमांड था उतना सप्लाई नहीं था। हर बात के लिए बीजेपी लीडर्स आरोप करते हैं कि सिद्धरामैया सरकार पे कोई भी बात हो, अगर किसी भी मुद्दा हो, सिद्धरामैया सरकार हमेशा केंद्र सरकार पे निशाना करते हैं। कुछ भी हो, हम केंद्र सरकार को लेटर लिख चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार से हमें कुछ भी जवाब नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार जवाब भी दे चुका है। जेपी नड्डा जी जो यूनियन मिनिस्टर रिप्लाई भी कर चुके हैं कि आपको कितना चाहिए था। उपलब्धता 11.6 लाख मेट्रिक टन था, 8.7 लाख दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कर्नाटक में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और काला धंधा चल रहा है, ब्लैक मार्केट में सेल कर रहे हैं। ये सब आरोप कर्नाटक सरकार के ऊपर है। आज जेडीएस लीडर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर चुके हैं फ्रीडम पार्क में। इससे पहले बीजेपी लीडर्स और किसानों ने भी राज्यव्यापी प्रोटेस्ट कर चुके थे। और एक सन्निवेश हमने देखा कि कोप्पला में एक किसान मिट्टी भी खाकर उनका आक्रोश दिखाया सरकार के ऊपर। लेकिन सरकार ये मांगने के लिए तैयार नहीं है कि यस लेकिन सिद्धरामैया सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार हमने कितना डिमांड किए थे उसके ऊपर वो खड़े नहीं उतर पाए। वो कितना हमें सप्लाई चाहिए था उतना सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लेमिंग गेम चल रहा है। केंद्र सरकार उसका जो कर्तव्य था निभा चुका है, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। किसानों ने भी यह आरोप लगाया है कि स्टॉक मार्केट में सेल हो रहा है, तो इसलिए दुगना अमाउंट देकर उन्हें वो फर्टिलाइजर खरीदना पड़ रहा है। ऐसा भी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे ब्लेम गेम में ज्योति सबसे खास बात है कि जो किसान है वो बेचारे उस संकट पे फंसे हुए हैं और कालाबाजारी से जूझ रहे हैं वो किसान। ये सबसे बड़े दुख की बात है। और सबसे खास बात है कि इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये कोशिश नहीं की जा रही है कि किसानों तक कम से कम अब से ही सही, देर से ही सही, फर्टिलाइजर की ये जो कमी है इसको दूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आपने गागर में सागर भर दिया, एक बार में सारी बात बता दी है। बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि बड़बोले ट्रंप, खुद मियां फजीहत। और ब्रेक हम बाद में जाएंगे। फिलहाल हम आपको इस खबर से रूबरू करा दें पहले कि ट्रंप का जो बड़बोलापन है वो पूरी दुनिया उसको देख रही है और पूरी दुनिया पर 100 से ज्यादा देश हैं जिन पर वो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, लेकिन अब उनकी फजीहत खुद ही हो रही है। दुनिया भर को टैरिफ को लेकर धमकाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति अपने व्यापारिक साझेदारों में से शायद अनजान है। यही वजह है कि जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस से तेल खरीदने के विषय पर अमेरिका को नसीहत दी तो अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने देश की खरीद के विषय में ही जानकारी नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालय के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत को निशाना बनाया है, जबकि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का आयात जारी रखे हुए हैं। तो वो खुद इन तमाम चीज़ों का आयात जारी रखे हुए हैं और भारत जैसे देशों से कह रहे हैं कि आप रूस से खरीद मत करिए। ट्रंप ने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं इसकी जांच करूंगा। तो इससे कितनी जिसको कहते हैं कि अगंभीर या गंभीरता की कमी जो है उनकी बातचीत में, उनके सेंटेंसेस में, उनके स्टेटमेंट्स में, इसको समझा जा सकता है।
विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को अपने बयान में कहा था कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर सवाल उठाए थे। उस समय अमेरिका ने ही भारत को ऐसे आयात जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता बनी रहे। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को आईना दिखाया था कि अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलोडियम और फर्टिलाइजर्स के साथ साथ केमिकल्स का आयात जारी रखे हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और अव्यावहारिक है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम जरूर उठाएगा। और इस पूरे मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. उनका फेयर एंड प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें रूस से किसी व्यापार के विषय में जानकारी ही नहीं है। I don't know anything about it. I'd have to check. I don't know anything about it. I'd have to check. I don't know anything about it. I'd have to check. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता जेसिका जुड़ी हुई हैं, उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे। जेसिका, ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति से ये के ऊपर वो बार बार कह रहे हैं, सैकड़ों देशों के ऊपर 100 से ज़्यादा देश हैं जिनके ऊपर वो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, जिसको कहते हैं कि पूरी दुनिया को उन्होंने हलकान कर रखा है, और जब उनके ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है तो वो कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं कि हम रूस से भी कुछ ले रहे हैं। देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, इसके शिकार सिर्फ भारत देश नहीं है बल्कि बहुत सारे राज्य हैं। आपने देखा होगा, चाहे आप साउथ एशिया की बात कर लें, और काफ़ी सारे देशों के साथ जो एक ट्रेड डील करी गई है अमेरिका की तरफ से, उसमें एक टैरिफ बेस टैरिफ देखें आप जो दिए गए हैं 15% से लेकर 19% और भारत पर 25%, क्योंकि जो कि भारत ने अभी तक एक ट्रेड डील फाइनलाइज भी नहीं करी है। जो अब बताया जा रहा है कि टॉक्स अब होंगी 26 अगस्त को, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा कि किस फ्रेमवर्क लेवल पे ये बातचीत पहुंची है कि एक ट्रेड डील कम से कम नहीं तो अक्टूबर से पहले करी जाए। पर इस सब में एक चीज़ देखने लायक है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का जो एक निशाना लिया है हर देश के साथ। जहाँ तक भारत की बात है, भारत ने ये बार बार अमेरिका को और अपने यूरोपियन एलाइज को भी ये बताया है कि जो रशियन तेल इंडिया खरीदता है सस्ते दामों में, भले ही वो ओपेक कंट्रीज़ के सामने सस्ता हो, लेकिन वो जो तेल रिफाइन होके इंडिया से जाता है वो जाता भी तो अमेरिका, यूरोप और यूके को है। तो इस चीज़ को भारत का विदेश मंत्रालय भी कहता है कि ये उनके हिसाब से डबल स्टैंडर्ड्स का सही एग्जाम्पल है। तो अगर आप भले ही आप ये जो स्टेटमेंट जिस पे आपने रेफ़र किया, जो भारत के विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले निकाली थी डोनाल्ड ट्रंप के बार बार प्रश्न उठाने पर, भारत का रूस से तेल लेने पर, इस बात पर पूरी भारत सरकार का यही कहना है। और जहाँ तक कि एक लॉजिकल रीजनिंग इस मामले में आगे बढ़ती है, वो यही बताती है कि भारत 80% अपनी एनर्जी इंपोर्ट करता है, एनर्जी नीड्स अपनी इंपोर्ट करता है 80%, चाहे वो LNG हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो क्रूड हो, बहुत कुछ भारत डिपेंडेंट है सिर्फ एक जो इंपोर्ट्स पे। और भारत ने कुछ समय से ऐसा नहीं है कि अमेरिका से तेल नहीं लिया। अगर आप देखें पिछले एक साल में 50% ज़्यादा तेल लिया गया है अमेरिका से, और बात चल रही है करीबन 100% बढ़ाने की उस तेल की खरीदारी में। पर हाँ, रशिया से जो हमारा 38% तेल आता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ग्रोइंग इकोनॉमी है, और एक ग्रोइंग इकोनॉमी को उस तरीके का जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पे मार्केट की ऑपरेशनल और मार्केट की जो फ्लक्चुएशन प्राइसेस उसको देखकर भारतीयों के लिए एक प्राइस सेट किया गया। तो इसको बस एक जिसे कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तरीका बनाया हुआ है। बट जहां आप देखें उनके खुद के ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ, जहां आप और मैं भी बातचीत कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पुतिन से मिल चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो जियोपॉलिटिकल खेल हो रहा है, इंडिया अपना संभल कर इसमें बिल्कुल अपना राष्ट्रहित को ध्यान रखना चाहेगा और रखना चाहिए भी निश्चित तौर पर। भारत, जैसा कि आपने बताया कि केवल अमेरिका, मतलब केवल रूस से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी तेल खरीद रहा है। 39 ऐसे देश हैं जहां से, जो भारत की लिस्ट में है, जहां से वो तेल खरीदता है। तो ऐसे में ये सवाल भी खड़ा होता है। बहुत शुक्रिया जेसिका इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन मैं कह रहा था कि ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर ट्रंप के ऐसे बड़बोले ट्रंप के ऊपर
हमारे देश का विपक्ष ही आखिर क्यों बार बार भरोसा कर लेता है जिनके ऊपर दुनिया भरोसा नहीं करती। ये सिर्फ तेल के संदर्भ में नहीं है, बल्कि और भी जो तमाम उनके बयान रहे हैं उसके बारे में भी है। इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।